नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है, विजन आईएएस, टेक्स्ट बुक, दृष्टि आईएएस और नो इंडिया पोर्टल से। अच्छा। और हमारा मकसद है मतलब ये समझना कि संविधान बना कैसे, इसकी प्रस्तावना क्या कहती है, सरकार का सिस्टम कैसा है, हमारे अधिकार क्या हैं और सरकार से क्या उम्मीदें हैं। मतलब एक तरह से भारत के शासन की जो बुनियाद है उसे समझने की कोशिश। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारा शासन टिका हुआ है। सही। तो देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं जमीन पर। तो फिर शुरुआत करते हैं कहानी से। संविधान बना कैसे? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, है ना? बिल्कुल, 1946 में। उसी के तहत संविधान सभा बनी। और पहली बैठक वो शायद 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जो असली दिशा मिली वो मिली 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। हाँ, वो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, बहुत ही अहम था। उसी से प्रेरणा लेकर हमारी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल तैयार हुई, जिसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसमें लिखा है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका मतलब गहरा है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हम पूरी तरह आजाद हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। समाजवादी मतलब सामाजिक आर्थिक बराबरी की कोशिश। और पंथनिरपेक्ष यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों का बराबर सम्मान। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब जनता का शासन और देश का मुखिया चुना हुआ होगा, कोई राजा रानी नहीं। समझ गई। और इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्शों का भी जिक्र है। पर ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द ये तो शायद बाद में जोड़े गए थे। हाँ सही कहा। 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और साथ में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। अच्छा। इससे प्रस्तावना का जो मूल भाव था वो और स्पष्ट हो गया। और देखिए, केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। हाँ, इसने तय कर दिया कि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि संविधान की व्याख्या में मदद करने वाला एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो हो गए ऊंचे आदर्श, लेकिन इनको रोजमर्रा के शासन में मतलब प्रैक्टिकली कैसे उतारा जाए, यहीं से शायद संसदीय प्रणाली की बात शुरू होती है। बिल्कुल, भारत ने ब्रिटेन से प्रेरित होकर संसदीय प्रणाली अपनाई। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 इसी के बारे में है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका अलग अलग होती है ना, अमेरिका जैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल अलग। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, नाम मात्र के प्रमुख, जबकि असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो शासनाध्यक्ष हैं। और इसकी सबसे खास बात है कार्यपालिका यानी सरकार का, विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। उत्तरदायी मतलब सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल हो। अगर विश्वास नहीं तो सरकार गिर जाएगी। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? आसान भाषा में पूरी कैबिनेट, पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसी एक मंत्री को नहीं, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, मतलब सब एक साथ। हाँ, जैसे कहते हैं ना, एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। इसीलिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी इस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है ताकि सरकार पर लगाम रहे। समझ गए, ये तो हुई सरकार की बात। अब आते हैं हम नागरिकों पर। संविधान हमें कुछ गारंटी भी तो देता है, मौलिक अधिकार। हाँ बिल्कुल, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में है। ये वो बुनियादी हक हैं जो हर नागरिक को मिले हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार हैं इसमें? जैसे समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता भी। हाँ, अपने धर्म को मानने और इसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार
मतलब अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें न्यायोचित कहते हैं, जस्टिशिएबल। अच्छा, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो हुए अधिकार जो हमें मिले हैं, लेकिन क्या संविधान सरकार को भी कोई दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए है संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस किस तरह की? ये बताते हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय सरकार को किन आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। कोई उदाहरण? जैसे कौन से सिद्धांत है इसमें? कई हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन करना, अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश करना, अनुच्छेद 44, पर्यावरण की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A, कामगारों को सही मजदूरी देना, अनुच्छेद 43। पर ये मौलिक अधिकारों जैसे नहीं है, मतलब इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। सही कहा, ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसेबल। आप इन्हें लागू करवाने के लिए सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका महत्व क्या है? देखिए, भले ही ये कोर्ट से लागू ना हो, लेकिन देश के शासन के लिए ये मौलिक माने जाते हैं। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन्हें लागू करने की कोशिश करे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा था। हाँ, क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। एक व्यक्ति की आजादी की बात करता है तो दूसरा समाज की भलाई की। दोनों में तालमेल बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमारा संविधान सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, ये एक विजन है, एक सपना है। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास। ये शासन का नक्शा भी है और एक नैतिक दिशा सूचक भी। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि आज के इस बदलते दौर में जहां समाज और शासन के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं, ये जो हमारे संवैधानिक सिद्धांत हैं, चाहे वो प्रस्तावना के आदर्श हों, संसदीय प्रणाली का ढांचा हो या फिर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का ये संतुलन, ये आज की जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने में कितने सक्षम हैं, और क्या हम इनकी मूल भावनाओं को बनाए रखते हुए इनमें समय के साथ जरूरी बदलाव या समायोजन कर सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न।